दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। नमस्ते, विश्व हृदय दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, शायद आपको याद होगा आज से 6-7 साल पहले दिल्ली के एक जाने माने हॉस्पिटल ने अपना पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था। इस प्रत्यारोपण में हार्ट को गुड़गांव से दिल्ली तक बाय ट्रैवल शिफ्ट किया गया था। एक पूरे ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण किया गया था। साथ ही पूरे ट्रैफिक को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। उस ट्रांसप्लांट टीम के एक सर्जन को आज मैं आपके सामने विश्व हृदय दिवस पर लेकर आया हूं। प्लीज वेलकम डॉक्टर अनुज कुमार, कार्डियोथोरेसिक एंड वॉस्कुलर सर्जन, अपोलो हॉस्पिटल्स बिलासपुर। वर्तमान में ये अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नमस्ते डॉक्टर अनुज। नमस्ते दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं किसी सर्जन की तो हमारे जहन में तस्वीर उभरती है एक ऐसे व्यक्ति की जो उम्र दराज है और जटिल सर्जन का लुक लिए हुए है। बट हियर वी हैव अ डिफरेंट थिंग। हियर वी हैव अ यंग डायनामिक सर्जन विद अ स्माइलिंग फेस। सर का पास जितना ग्लोइंग रहा है, वो प्रेजेंट उतना ही स्ट्यूनिंग। इनके आने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य ने हार्ट, लंग और नसों की सर्जरी में एक नई ऊंचाइयों को छुआ है। बाईपास ओपन हार्ट सर्जरी में सर का सक्सेस रेट 99% है, जो पूरे राज्य के लिए एक वरदान है। इसके लिए सर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपका। साथ ही आज वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर डॉक्टर अनुज से कुछ प्रश्नोत्तरी के थ्रू हम ये जानना चाहेंगे कि हेल्दी हार्ट्स के क्या सीक्रेट होते हैं। इनका एक लंबा अनुभव है हृदय शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में। साथ ही मैं चाहूंगा कि वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर डॉक्टर अनुज हमें कुछ ऐसी टिप्स भी दें जिससे हम हमारे हृदय को स्वस्थ रख सकें। डॉक्टर अनुज, वेलकम, आपका स्वागत है इस शो में। थैंक यू सर। सवालों की लिस्ट तो बहुत लंबी है, बहुत सारे सवाल आए हैं सर, लेकिन कुछ ऐसे सवालों को हमने चुना है जो एक सामान्य व्यक्ति के जहन में या सामान्य व्यक्ति के दिल को लेकर उठते हैं सर। तो अगर आपकी इजाजत हो सर तो आज का प्रोग्राम स्टार्ट करें। प्लीज सर, तो आज का जो पहला सवाल है ये है मिस्टर अमित देवांगन सर, ये रायगढ़ क्षेत्र के हैं। इन्होंने सर पूछा है कि मैं 40 साल का यंग बैंक एम्प्लॉय हूँ, मुझे हार्ट की बीमारी के बारे में सोचना चाहिए? सर, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इनफैक्ट समटाइम्स वी आल्सो थिंक अबाउट इट। बिल्कुल, ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है। कोई एक 40 साल का युवा हो या 35 साल का हो यंगस्टर, दे ऑलवेज फील कि अभी उनको ऐसा क्यों सोचना है हार्ट के बारे में। अभी पहले समय में ये जाना जाता था कि हार्ट की बीमारियां जब आपकी उम्र होती है 60 साल, 70 साल या 80 साल के होते हैं तो बीमारियां होती हैं। अभी 35-40 साल में ऐसा सोचने की क्या वजह है या क्या ज़रूरत है? तो इसकी 2 वजह हैं। जो पहली वजह है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो पूरी दुनिया में भारत में सबसे ज़्यादा हार्ट के पेशेंट हैं और प्रत्येक वर्ष लाखों लोगों की मृत्यु उसकी वजह से हो जाती है। इवन हर तीसरे चौथे मौत की वजह जो है वो कहीं ना कहीं कार्डियक से रिलेटेड होती है। तो ये स्थिति इतनी भयावह है कि अब समय आ गया है कि हमको एक कदम आगे जाके प्रोएक्टिवली प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन के लिए सोचना होगा। तो अब हमें 60 साल 70 साल की उम्र तक जाके वेट नहीं करना होगा कि हार्ट की बीमारी है कि नहीं। अब हमें इस पर्टिकुलर एज से ही सोचना शुरू कर देना होगा, तभी हम जो ये बहुत बड़ा जो एक डिजीज बर्डन है उसको कम कर पाएंगे। दूसरी वजह, रिसेंटली जो हम लोगों ने ट्रेंड देखा है, यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में कम से कम 10 ऐसे पेशेंट को ऑपरेट किया हूं जिनकी उम्र 35 साल के नीचे है। उनकी बाईपास सर्जरी करी है मैंने। आप बहुत सरप्राइज हो गए कि 35 साल से कम के लोगों की बाईपास सर्जरी। बिल्कुल, लेकिन ये बहुत कॉमन है आज के समय में। कम से कम 10 लोगों की सर्जरी तो मैंने करी है जो 35 साल से कम है। तो अब एज कोई फैक्टर नहीं रह गया है। अब हर एक एज में अगर आप 35-40 साल के हैं या उससे ऊपर हैं तो आपको कहीं ना कहीं इस बारे में सोचना होगा कि कहीं मैं हार्ट की बीमारी से ग्रसित तो नहीं हूं या कहीं मैं उस खतरे को बढ़ावा तो नहीं दे रहा हूं अपने अंदर।
वैसे सर कल आपसे बात हुई तो आपने बताया 35 साल के भी यंग लड़के आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ट्रेंड बहुत चेंज हुआ है। अभी कोविड का एरा है, हम लोग कोविड को लेके काफ़ी स्केयर्ड हैं, ठीक है, डरने वाली बात है। लेकिन अगर हम कोविड की भी बात करें, कोविड की कहीं ना कहीं बहुत ब्रांडिंग हुई है। आज के डे में सब लोग कोविड के बारे में ही सोच रहे हैं, लेकिन हार्ट की बीमारी कहीं ना कहीं पीछे छूट गई है। सबको, बहुत लोग ऐसे लोग हैं जो हार्ट अटैक भी आ रहा है तो भी इस डर से बाहर नहीं आ रहे हैं या हॉस्पिटल नहीं आ रहे हैं कि नहीं कहीं कोविड ना हो जाए। लेकिन अगर हम मोर्टेलिटी की बात करें, डेथ की बात करें, कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, तो कोविड से कहीं ज़्यादा मोर्टेलिटी कार्डियक पेशेंट्स की है। तो इसलिए अपने को कार्डियक के लिए हमेशा सोचना है और जो प्रॉपर प्रिकॉशंस हैं वो लेने हैं। सर तो ये 40 साल की जैसे हैं तो ये मतलब अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवा सकते हैं कैसे? बिल्कुल कराना है उनको। ये उनको अपने रेगुलर, जब तक अगर आप उस बारे में सोचेंगे नहीं, रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए जाएंगे नहीं, आपको पता कैसे चलेगा? आपको हमेशा लगता है कि नहीं अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी मैं क्यों जाऊं। लेकिन अगर आप एक 35 या उसके ऊपर के एज के हैं तो यू शुड गो फॉर अ रूटीन हेल्थ चेकअप। यस यस यस। ओके सर, दूसरा सवाल है सर, रुचि तिवारी अंबिकापुर से हैं सर। ये इन्होंने पूछा है, मेरे पिताजी को 2 महीने पहले, मतलब मेरे पिताजी 2 महीने पहले चक्कर खाकर बेहोश हो गए थे। जब हम हॉस्पिटल में आए तो हार्ट अटैक बताया गया, जबकि उनको चेस्ट पेन हुआ ही नहीं। तो क्या सर मतलब बेटा मुझे भी लग रहा है कि मतलब चेस्ट पेन उनको हुआ ही नहीं, वो बेहोश हो गए, लेकिन जब हॉस्पिटल में लेके आया तो उनको पता चला कि हार्ट का प्रॉब्लम है। और हमको तो यही मालूम है सर कि हार्ट की कोई प्रॉब्लम हुई मतलब चेस्ट पेन जरूर होगा करके। नहीं, देयर इज ऑलवेज अ मिसकॉन्सेप्शन, एक भ्रांति जो समाज में फैली हुई है कि अगर हार्ट अटैक आएगा तो चेस्ट पेन होगा। ऐसा हमेशा सही नहीं है। स्पेशली डायबिटिक पेशेंट अगर पेशेंट डायबिटीज है तो उनको कोई पेन नहीं होता है। अगर हम सिम्टम्स की बात भी करें तो कार्डियक पेशेंट्स हमेशा उनको लगता है जैसे कि फिल्मों में हार्ट अटैक आए हैं तो वो बहुत जोर का कोई पेन होगा चेस्ट में। ऐसा हमेशा नहीं होता है। बहुत बार हो सकता है कि लेफ्ट साइडेड पेन ना हो, पूरे चेस्ट में पेन हो सकता है पेन हो भी ना, पेन बैक में पेन हो, कभी कभी जबड़ों में दर्द होता है वो होता है, कभी कभी पेशेंट को डिजीनेस, चक्कर ऐसे फीलिंग आती है, कभी कभी पेशेंट को जीआई सिम्टम्स मतलब नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, इस तरह के सिम्टम्स भी आते हैं पेशेंट को। तो ये हमेशा सोचना कि नहीं अगर हार्ट अटैक तभी होगा जब अगर वो बहुत सीवियर चेस्ट पेन हो तभी वो हार्ट अटैक, ऐसा हमेशा सही नहीं होता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक थोड़ी देर के लिए आपको एक चक्कर आता है, पसीने आते हैं और फिर ठीक हो जाते हैं। ये एक छोटा सा हार्ट अटैक हो सकता है। लेकिन और स्पेशली अगर आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, रिस्क फैक्टर्स मौजूद है आप में, तब तो आपको बहुत सीरियसली सोचना चाहिए और हमेशा एक स्ट्रॉन्ग डिग्री ऑफ सस्पिशन रखना चाहिए। सर तो इसमें मेरे ख्याल से जैसे जॉ पेन आपने बताया, बाय द सेम टाइम आई हैव हर्ड दैट देयर इज अ पेन व्हिच इज रेडिएटिंग। यस। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको चेस्ट पेन कुछ खास नहीं है, लेकिन वो या माइल्ड चेस्ट पेन है, वो लेफ्ट साइडेड आर्म में या वो आर्म में रेडिएट करते हैं। तो वो भी एक फीचर्स होता है जो आपको सोचना चाहिए। अगर ऐसे फीचर्स हैं, जॉ पेन होता है, अगर ऐसी चीज़ें हैं तो यू शुड रियली थिंक अबाउट इट कि ये हार्ट अटैक हो सकता है या कार्डियक सिम्टम्स हो सकते हैं। मतलब सिर्फ चेस्ट पेन ही नहीं है, नहीं लाइक दैट कि ये कॉमन भ्रांति है। बहुत लोग, हम लोग से भी बहुत कॉमनली लोग क्वेश्चन करते हैं। जो रुचि जी का ये सवाल है वो बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन था, क्योंकि हमेशा लोगों को लगता है कि चेस्ट पेन अगर होगा तो ही वो हार्ट अटैक है, नहीं तो हार्ट अटैक नहीं है, या चेस्ट की में कोई पेन नहीं है तो हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं है। मुझे भी इनफैक्ट सर मुझे भी यही लगता था कि चेस्ट पेन तो होना ही चाहिए। नहीं, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। Sir, now just we are going for a third question, sir. This is of दिलीप यादव सर, ये बिलासपुर से ही है, अपने शहर से ही है सर। इन्होंने लिखा है, मेरी उम्र 50 वर्ष है, पेशे से ये स्कूल टीचर है सर, और ये जानना चाहते हैं कि अभी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जानना चाहते हैं कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम है या मुझे होने के क्या रिस्क हैं, क्या चांसेस हैं होने के, मतलब उनका ये क्वेश्चन है। बहुत अच्छा सवाल है दिलीप जी का। मैं उनको बताना चाहूँगा, दो सवाल उन्होंने करे हैं इस एक सवाल के अंदर। एक उन्होंने पूछे हैं कि क्या खतरे हैं, मतलब उनको हार्ट अटैक होने के कुछ रिस्क हैं या नहीं, या उनको हार्ट की बीमारियां हैं कि नहीं। दोनों के मैं 2 अलग अलग सेगमेंट्स में आंसर करूंगा। पहले मैं हार्ट अटैक के आपको रिस्क हैं या नहीं उसके आंसर करता हूं। हार्ट अटैक के रिस्क होने के लिए आपको कुछ चीज़ें आपके अंदर मौजूद होनी चाहिए। पहली चीज़ है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपके फादर, मदर, एल्डर ब्रदर या किसी को ऐसा हुआ है हार्ट अटैक, तो आपको होने की एक काफ़ी पॉसिबिलिटी होती है। तो एक फैमिली हिस्ट्री है। सेकेंड है, अगर आप डायबिटिक हैं, ठीक है, अगर आप डायबिटिक हैं, उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल आपने नहीं किया हुआ है, रेगुलरली मेडिसिन नहीं ले रहे हैं,
तो भी आप रिस्क पे हैं, आप हार्ट की बीमारी होने के आपके खतरे हैं आपको। तीसरा, अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, अगर आपके ब्लड प्रेशर बढ़े रहते हैं, आपने उसको नियमित आपने उसको कंट्रोल नहीं किया है, नियंत्रण में नहीं रखा है, तो होने की काफ़ी संभावना होती है। चौथी चीज़ है कोलेस्ट्रॉल। अगर आपने अभी अपने कोलेस्ट्रॉल का भी टेस्ट नहीं कराए हैं और कोलेस्ट्रॉल अगर आप टेस्ट कराते हैं वो कभी बढ़े हुए रह रहे हैं, तो इसमें भी हार्ट की बीमारी होने की काफ़ी संभावना है। चौथा, अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत ही अनियमित है, मतलब बहुत स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, आपकी कोई भी हेल्दी हैबिट्स आपके में नहीं है, आप कोई डेली एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो आपके होने के खतरे ज़्यादा हैं। और लास्ट जो अल्टीमेट है, जो सब लोग जानते हैं कि डाइट अगर आपने कंट्रोल नहीं किया हुआ है, अगर डाइट में आपने जो प्रॉपर प्रिकॉशंस होने चाहिए वो आप नहीं ले रहे हैं, तो भी हार्ट की बीमारियां होने की काफ़ी खतरे हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में मौजूद हैं तो आपको हार्ट के खतरे होने की बहुत संभावना है, तो आपको इनका ख्याल रखना होगा। दूसरी जो आपके सवाल हैं कि क्या मुझे हार्ट की बीमारी है या नहीं है, इसके लिए आपको कुछ रूटीन टेस्ट कराने होंगे, उसके लिए आपको हॉस्पिटल में आने होंगे। देखिए, सामान्यतः अडल्ट पेशेंट्स की अगर हम बात करें तो दो तरह की बीमारियां होती हैं। एक या तो हार्ट के वैल्वुलर डिजीज़ हो या दूसरी हार्ट के नसों में ब्लॉकेज हो। इसको हम एक आम भाषा में समझें तो इसको हार्ट को अगर एक कमरे से हम कंपेयर करें तो हार्ट के अगर कमरे के दरवाजे में खराबी आ सकती है, जिसको हम लोग वाल्व से कंपेयर करते हैं। दूसरा है कि कमरे के पानी के पाइपलाइन में खराबी आ जाए, तो वो हार्ट की नसों में ब्लॉकेज है। दोनों के लिए अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस हैं और उसको हम करके ये पता कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है नहीं। जो बेसिक टेस्ट है, जो रूटीन ब्लड टेस्ट है, लिपिड प्रोफाइल्स हैं, ECG है, इको है और ट्रेडमिल टेस्ट है, ये करके आप इन दोनों बीमारियों के बारे में बहुत हद तक पता कर सकते हैं। अगर इन सब में कुछ भी पॉजिटिव फाइंडिंग्स आती हैं तो फिर लास्ट आपको एंजियोग्राफी के लिए जाना चाहिए। एंजियोग्राफी आपको फाइनली कोई भी नसों की ब्लॉकेजेस को बता देती है। इवन वैल्वुलर हार्ट डिजीज, आपके वाल्व की खराबी तो आप इको में ही डायग्नोज हो सकती है। बहुत ही सिंपल टेस्ट है, 5 मिनट का टेस्ट है। आप आते हैं और एक हार्ट की अल्ट्रासोनोग्राफी है, वो आप 5 मिनट में आपको ये पता चल जाता है कि आपके हार्ट के वाल्व की खराबी तो नहीं है, और अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान फर्दर कि क्या करना है। तो इसीलिए आपको एक रूटीन टेस्ट के लिए तो जाना ही चाहिए, अगर ऐसा कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो। काफी कस्टमाइज्ड पैकेजेस भी हैं सर हमारे यहाँ। बिल्कुल, हाँ, हमारे अपोलो नॉमिनल कॉस्ट पे बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे अपोलो ये ऑफर कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि बड़े शहर या अब्रॉड में ये कॉन्सेप्ट काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। लोग एक कॉम्प्रेहेंसिव हेल्थ चेकअप या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए लाते हैं, लेकिन छोटी जगह में अभी भी लोग नहीं आते हैं उसके लिए, या फिर जब तक प्रॉब्लम बहुत नहीं बढ़ जाती है तब तक वो आते नहीं। इससे चीज़ कॉम्प्लिकेशन बहुत बढ़ जाती है, ऑपरेट करने में बहुत मुश्किल आती है, या उस एक्सटेंट तक रिजल्ट हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं वैसे केसेस में। सर लाइक हम लोग कभी भी, मैंने एक चीज़ नोटिस की है सर कि हम हर चीज़ की प्लानिंग करते हैं, लेकिन हम कभी ये प्लान नहीं करते हैं कि हम हॉस्पिटल में जाके अपना एक टेस्ट करवाएं। करेक्ट। जैसे कि अगर घर का व्हाइट वॉश है तो साल में हम एक बार घर का व्हाइट वॉश दिवाली के समय पे करवा लेंगे। बिल्कुल। अब कई बार तो घर अच्छा रहता है लेकिन उसका कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर देंगे, लेकिन हम कभी ऐसा नहीं करते। इवन आई हैव सीन द पीपल बिलोंगिंग फ्रॉम अ वेरी रिच बैकग्राउंड एंड ऑल, बट दे आर नॉट दैट मच अवेयर, दे आर नॉट कमिंग टू द हॉस्पिटल, नॉट गोइंग फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेक्स एंड ऑल। Yes, yes. So I think that is very essential. Yes, man. Yeah, so now it's a fourth question that is from Prakash Dhuri from Korba. So sir, he is asking that angiography क्या होता है सर? मतलब बहुत कॉमन क्वेश्चन है सर, एंजियोग्राफी क्या होता है, कब कराया जाता है और इसमें कितना समय लगता है? कई बार सर ओपीडीज में लोग पूछते हैं। Yes. प्लीज सर आप बताइए इस बारे में। देखिए, एंजियोग्राफी 2 वर्ड से बना है, एंजियो एंड ग्राफी। तो एंजियो मतलब नसें और ग्राफी मतलब उसका पिक्चर, मतलब नक्श का एक पिक्चर लेते हैं। तो मैंने पहले भी बताया कि हम लोग हार्ट के वाल्व की खराबी को इको से डायग्नोज कर ले सकते हैं, इकोकार्डियोग्राफी से या कुछ, लेकिन हार्ट की नसों की जो खराबी है अगर हम फाइनल उसको कंक्लूड करना चाहते हैं या फाइनली जानना चाहते हैं तो उसके लिए एंजियोग्राफी करनी होती है। एंजियोग्राफी हार्ट के नसों का एक फोटोग्राफी है। ये बहुत लोगों को एक मिसकॉन्सेप्शन है कि ये कोई ऑपरेशन है। बहुत लोग इससे भी डरते हैं, उनको लगता है कि नहीं जो कुछ भी हो जाए एंजियोग्राफी नहीं करवाएंगे। एंजियोग्राफी बस एक 5 मिनट का प्रोसीजर है, उसमें आजकल तो रेडियल से होते हैं, 5 मिनट लगते हैं, बस एक इंजेक्शन आपको चुभाया जाता है और आपके पूरे हार्ट की पिक्चर सामने आ जाती है और वो उसके रिपोर्ट्स आपको 1-2 घंटे में मिल जाएंगे। अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं कि आगे क्या करना है नहीं करना है। अपने यहाँ बहुत कम में पैकेजेस भी हैं एंजियोग्राफी के। हाँ, पूरे दिन आप डे केयर प्रोसीजर है, आप आते हैं सेम डे आप डिस्चार्ज होकर चले जाते हैं। एडमिट आपको इसलिए होना होता है क्योंकि कुछ ब्लड टेस्ट उसके पहले कराने होते हैं और बहुत सारे वेटिंग्स होते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम आपको लगता है। नहीं तो जो प्रोसीजर है इट हार्डली टेक्स 5 मिनट्स।
एंजियोग्राफी में जो टाइम लगता है वो 5 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं लगते हैं। और उस 5 मिनट के टेस्ट से आप अपने पूरे हार्ट का स्टेटस देख ले पाते हैं और आगे की प्लानिंग कर पाते हैं कि क्या मुझे एंजियोप्लास्टी चाहिए या मुझे ऑपरेशन कराना है क्या। तो ये जो एक मिसकॉन्सेप्शन बहुत लोग लगता है कि एंजियोग्राफी कोई ऑपरेशन तो नहीं है, नहीं एंजियोग्राफी नहीं कराऊंगा, बहुत लोगों का ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ऐसा हाँ नहीं ऐसा कुछ, दिस इज जस्ट अ टेस्ट, एंजियोग्राफी इज अ टेस्ट, जैसे आप बाकी टेस्ट कराते हैं ये एक टेस्ट है, बिल्कुल एक टेस्ट है वो। तो सर मैं तो देखा 2003 सर व्हेन आई जॉइंड दिस ऑर्गेनाइजेशन, सिंस दैट आई हैव सीन दैट देयर यूज्ड टू बी अ 2 days पैकेज फॉर एंजियोग्राफी earlier. Yes, but now it's a day. But nowadays what we are doing, I am seeing that the OPD billing is being risen up. Yes. Patient is coming in the morning and by 3:30, 4 o'clock Yes, and that is just because they have gone for some routine investigation. उसके रिपोर्ट्स आने में जो 1-2 घंटे टाइम लगते हैं, नहीं तो एंजियोग्राफी में तो 5 मिनट का टाइम लगता है। क्योंकि अगर वो पहले से अगर रूटीन टेस्ट भी अगर हम करा के उनको बुलाएं तो अपने को 5-10 मिनट में करके और 1-आधे घंटे उनके जो पेपर फॉर्मेलिटीज है उसमें वो घर जा सकते हैं। बिल्कुल सर। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन सर, अंकुर शर्मा जी हैं, ये कोरबा से हैं सर। इनका कहना है कि मेरे अंकल को ओकेशनली चेस्ट पेन होता है, डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बताया कि इनको गैस की प्रॉब्लम है, किंतु एंजियोग्राफी के बाद हमें बताया गया कि टाइट ब्लॉकेज है और अर्जेंट ऑपरेशन कराना होगा। क्या यह संभव है? बहुत सही में इसमें जो बात है सर, मतलब यूजुअली मैंने देखा सर कार्डियक पेशेंट्स ये कहते हैं कि गैस की प्रॉब्लम है सर, ये बहुत बड़ा क्या आप इसको क्लियर करेंगे सर? ये गैस की एक ऐसी समस्या है जो पूरे कार्डियक पेशेंट को हमेशा मिसगाइड करती है। मुझे ये लगता है कि इवन दो अगर आपको गैस की प्रॉब्लम भी है और वो परसिस्टेंट बनी हुई है तो आपको एक रूटीन टेस्ट करा लेने में क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर आप एक रूटीन टेस्ट करा लेते हैं या उससे कार्डियक चेकअप करा लेते हैं तो आप एटलीस्ट एक बड़ी बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं, या बड़ी हाँ लाइफ थ्रेटनिंग है। गैस या सपोज किसी को गैस्ट्राइटिस है या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, उससे किसी की जान नहीं जा सकती या इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। लेकिन जो एक लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है कार्डियक, तो अगर आपको परसिस्टेंट ये प्रॉब्लम, बहुत बार पेरिफेरी में या ऐसे प्रैक्टिशनर्स हैं या झोलाछाप प्रैक्टिशनर हैं जो कि पेशेंट को भी मिसगाइड करते हैं या इस तरह की चीज़ें करते हैं, और पेशेंट भी अपने मन की बात सुनना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू लिसन कि मुझे कोई बोल दे कि आप कार्डियक चेकअप करा लो, ये हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ। ये भी एक अजीब चीज है। बिल्कुल बिल्कुल सर। पेशेंट भी ये चीज सुनना नहीं चाहते हैं कि आप हार्ट का टेस्ट करवा लो या कुछ। क्या ऐसी क्या बड़ी चीज़ है? कुछ बड़ी चीज़ है। आप एक डे केयर में आप आज जाएंगे, 2-3 घंटे में सारे टेस्ट हो जाएंगे। आप एटलीस्ट एक बड़ी चीज़ है या बड़े जो मिसहैप हो सकता है उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसा करना आपके मतलब लाइफ थ्रेटनिंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हमेशा इस गैस की प्रॉब्लम में अपने इंपॉर्टेंट कार्डियक प्रॉब्लम्स को आप ना पीछे छोड़ दें। आपको इसलिए उससे आगे बढ़ के इसके चेकअप के लिए जाना है। रूटीन इन्वेस्टिगेशन। दूसरी चीज़ जो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को भी कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अपनी बीमारी को अपने सिम्टम से समझता है। अगर आपको कोई तकलीफ है तो आपको लगता है कि आपको कोई बीमारी है, अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है तो यू फील कि नहीं मुझे कोई बीमारी नहीं है। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होता है। सपोज अगर आप डायबिटिक हैं, बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं जो जिनके शुगर 400 भी है लेकिन वो कोई सिम्टम, थोड़ी बहुत थकान या चीज़ें हैं, कोई खास प्रॉब्लम को नहीं होती है। ब्लड प्रेशर बढ़ी हुई है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए, कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होती है उनको। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपकी बॉडी में डीरेंज है लेकिन आपको कुछ खास सिम्टम्स नहीं होता है। तो आप इन दैट पर्टिकुलर सिनारियो ऐसा नहीं सोच सकते कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं, क्योंकि आपके बॉडी को ग्रेजुअली अंदर ही अंदर दिमाग की तरह खाता जाएगा। और सडनली जो आप सुनते हैं कि एक दिन अचानक से ऐसा कुछ हो गया, वो अचानक से नहीं होता है। उसके लिए प्लेटफॉर्म काफ़ी सालों में या काफ़ी महीनों में तैयार होती है। तो इसलिए हमेशा आप इस बात को न समझें कि अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है तो कोई बीमारी नहीं हो सकती है। हर बीमारी को होने के लिए ऐसा नहीं कि सिम्टम्स प्रेजेंट हो तो ही। हम लोग मेडिकल साइंस में भी ये पढ़ाई जाती है, जितनी भी बीमारियां हैं उनके सिम्टम्स जब पढ़ाए जाते हैं तो ये कहा जाता था कि फर्स्ट सिम्टम इज पेशेंट में बी एसिम्टोमेटिक, पेशेंट एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है। हाँ, कोई भी बीमारी में अगर आप पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं कि हम मलेरिया, टीबी, कालाजार, कोई भी चीज़ की बीमारी अगर पढ़ते हैं कार्डियक पेशेंट्स, तो पहला सिम्टम ये होता है कि पेशेंट कैन बी एसिम्टोमेटिक। ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट कोई भी सिम्टम ना हो। आपको स्ट्रॉन्ग डिग्री ऑफ सस्पेशन रखना होगा उसको डायग्नोज करने के लिए, उसको पता करने के लिए कि कहीं ये प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, मींस बीइंग एसिम्टोमेटिक इटसेल्फ अ सिम्पटम। यस यस, वी शुड बी अवेयर विद। यस। नाउ द नेक्स्ट वन इज मिस्टर अजय ठाकरे सर। ये हमारे मित्र भी हैं सर। ओके। तो कल आपसे बात होने के बाद ये नया क्वेश्चन ऐड हुआ है। इन्होंने लिखा है सर कि मेरे पापा को डॉक्टर ने एंजियोग्राफी के बाद अर्जेंट बाईपास सर्जरी के लिए कहा था, लेकिन वो कोई जड़ी बूटी खा रहे हैं सर। अच्छा। तो वो कोई जड़ी बूटी खा रहे हैं और 5 साल से, मतलब पहले उनकी ये बात हुई थी, 5 साल से जड़ी बूटी खा रहे हैं और वो ठीक है सर।
तो ये मतलब ये हाँ, ये बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है, और इस पे बहुत बार इट रियली बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस एनीवन कि उनको लगता है कि अरे डॉक्टर ने मुझे कहा था एंजियोग्राफी के बाद का आप अर्जेंट ऑपरेशन करा लो, और मैंने तो 5 साल से नहीं करवाया, लेकिन अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा कहना है कि आप एक एग्जाम्पल को देख के कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। आप वैसे एक पेशेंट को आप देख रहे हैं, लेकिन अगर आप सही में कुछ कंक्लूड करना चाहते हैं तो आप हॉस्पिटल्स के डेटा निकाल लें। जितने पेशेंट्स जो एंजियोग्राफी के बाद जिन्होंने ऑपरेशन नहीं कराया, उसमें कितने लोग अभी जीवित हैं और कितने लोगों की मृत्यु हो गई, अगर वो सारे डेटा आप निकालेंगे तब आप कंक्लूड कर सकते हैं। बहुत से लोग क्लेम करते हैं ये बहुत सी दवाइयाँ, बहुत सी जड़ी, बहुत सी बूटी, जिससे कि हाँ ब्लॉकेजेस को खोल दिया जा सकता है। ऐसी कोई दवाइयाँ नहीं हैं, क्योंकि हजारों ऑपरेशंस हो रहे हैं। अगर आप सही में टेस्ट करना चाहते हैं, और या सही में कोई डॉक्टर क्लेम करता है कि उन्होंने आपके हार्ट की जो ब्लॉकेजेस हैं उसको खोल दिया है, तो आप रिपीट एंजियोग्राफी करो। आप रिपीट एंजियोग्राफी करके आप देखो कि आपके ब्लॉकेज कम हुए हैं या नहीं हुए। कितनी बार हम लोग का पेशेंट आते हैं जो रिपीट एंजियोग्राफी इस उम्मीद में कराते हैं ऑपरेशन के पहले कि शायद उनके ब्लॉकेजेस खुल गए होंगे, लेकिन मैं उनको ऑपरेशन के पहले ही बताता हूं कि आपके ब्लॉकेजेस बढ़ गए होंगे, नहीं खुले होंगे। और वो एंजियोग्राफी की रिपोर्ट देख के बहुत सरप्राइज होते हैं कि मैं तो 5 साल तक खाता रहा ये सोच के कि हाँ, ये ब्लॉकेज मेरे कम हो गए होंगे, लेकिन फिर से तकलीफ आ रही है इसलिए मैं यहाँ आया था। तो सही में अगर कोई क्लेम करता है कि नहीं ये दवाइयाँ हैं या ये जरी है या ये छाल है जिससे कि ब्लॉकेजेस खुल जाते हैं, तो ठीक है, आप ट्राई करो उसको, और आप एंजियोग्राफी रिपीट करो। कोई भी एंजियोग्राफी रिपीट नहीं करते हैं, कोई भी जो भी इस तरह के डॉक्टर हैं वो एंजियोग्राफी रिपीट करवा के आपके ब्लॉकेजेस को नहीं दिखाते हैं कि हाँ वो ब्लॉकेजेस कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। अगर आप सही में टेस्ट करना चाहते हैं तो पहला चीज़ है कि आप हॉस्पिटल से डेटा लो, विल प्रोवाइड डेटा। आप उसमें देखो कि कितने पेशेंट उसमें जीवित हैं या कुछ मोर्टेलिटी हुई है या मॉर्बिडिटी उनकी है या कॉम्प्लिकेशन है। दूसरी चीज़ कि आप रिपीट एंजियोग्राफी करो, देन विल कम टू नो कि सही में क्या होता असर हुआ है, क्या उसका असर हुआ है। बिल्कुल सही बात है। और सर नेक्स्ट क्वेश्चन है आशीष वर्मा सर, ये गोपाल नगर से हैं। इन्होंने लिखा है सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर इनका। ये इन्होंने लिखा है कि मेरे पड़ोसी जो है वो एकदम फिट थे, उनका लाइफ स्टाइल भी काफ़ी बैलेंस्ड है, वो प्राणायाम, योगा एंड बहुत सी चीज़ें उनका नियमित दिनचर्या रहा, लेकिन ऑल ऑफ सडन एक दिन मॉर्निंग में देखा गया कि ऑल ऑफ सडन लाइक ही वाज नो मोर, ही पास्ड अवे। सो देन सर व्हाई शुड वी गो? Why should we go for balanced diet? Why should we follow these all precautions and all? Now we should also enjoy the life, sir. सेम थिंग जो अभी मैंने पहले क्वेश्चन के जो आंसर करें कि आप एक बंदे को देख के आप कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ कि हर इंसान जो है उनके बॉडी की जो बनावट है वो डिफरेंट है। तो हो सकता है कि आप ही 2 कलीग हैं, सपोज आप 2 ब्रदर ही हैं, आप 2 भाई हैं, आप आइसक्रीम खाते हैं तो आपको सर्दी नहीं होती होगी, आपके ब्रदर को सर्दी हो जाती है आइसक्रीम खाने से। तो हर आदमी की जो बॉडी की बनावट है वो डिफरेंट है। तो इसलिए किसी एक बंदे को देख के क्योंकि ये जो भी गाइडलाइंस बनाई गई है, जो भी कंक्लूजन्स निकाले गए हैं, वो बहुत सारे रिसर्च पे, लाखों लोगों पे उसके रिसर्च करके, बहुत से रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करके फिर वो कंक्लूजन निकाले गए हैं। तो सिर्फ आप एक बंदे को देख के, क्योंकि आप अपने मोहल्ले के एक बंदे को देख रहे हैं, अपने एक पड़ोसी को देख रहे हैं, लेकिन अब वो सारे लोगों को नहीं देख रहे हैं जो कि कितने लोग हैं जो कि बैलेंस लाइफस्टाइल नहीं कर रहे हैं और उनकी जान चली जा रही है या कोई बीमारी उनको डेवलप हो जा रहा है। एक एस्पेक्ट ये है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि वी एशियंस आर प्रोन फॉर हार्ट डिजीज। हम लोग जितने एशियन कंट्री के लोग हैं, हम लोग थोड़े से हार्ट डिजीज के लिए प्रोन हैं बाकी वर्ल्ड की कंपैरिजन में। वजह, जैसे हम अमेरिकन यूरोपियंस की तरह लंबे उतने गोरे नहीं होते हैं, उसी तरह हमारे हार्ट की जो नसें भी होती है उनकी तरह बहुत चौड़ी नहीं होती है, बहुत मोटी नहीं होती है, पतली होती है। तो अगर आपकी नसें बहुत मोटी है तो उसको ब्लॉक होने में काफ़ी टाइम, अगर उसमें कुछ डिपॉजिट्स हो रहे हैं, अगर उसमें कोलेस्ट्रॉल या कोई भी चीज़ें डिपॉजिट हो रही है तो उसको इट टेक्स सम टाइम, तो उसमें आपकी पूरी लाइफ निकल आती है, आपके 80-90 ईयर्स की लाइफ आप पूरी कर लेते हैं। लेकिन अगर आपकी नसें पतली है, अगर उसमें ब्लॉकेज होते हैं तो आप 40, 50, 60 ईयर्स पे आपको अटैक आ जाते हैं या कार्डियक प्रॉब्लम डेवलप होती है। तो ये भी एक वजह है। तो हम एशियंस इसके लिए प्रोन हैं कि अगर हमारे लाइफस्टाइल बहुत बैलेंस है तो भी अपने को बीमारी होने की संभावना है, और अगर लाइफस्टाइल बैलेंस नहीं है तब तो बीमारी होने की संभावना मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाती है। तो आप एक बैलेंस लाइफस्टाइल अडॉप्ट करके अपनी बीमारी को आप पुश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप 100% अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं, लेकिन दिस इज अ थिंग व्हाट यू कैन डू फ्रॉम योर साइड।
आप ऐसा नहीं है कि आप ये करके एकदम से वेल प्रूफ हो सकते हैं, लेकिन आप जो बीमारी आपको 40 साल में होगी, हो सकता है आप उसको 80 ईयर्स के एज के तक के धक्का दे सकते हैं। You cannot ignore the preventive measures. Yes, you cannot ignore it. You have to go for it. सर ये तो बहुत मतलब नई चीज मुझे लगी, जैसे आपने अमेरिकन और इनका जो कंपैरिजन करके भी बताया। फर्स्ट टाइम आई हैव कम टू नो लाइक दीस थिंग्स अबाउट द साइजेस ऑफ द मसल्स एंड ऑल। थैंक यू सर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अमित देशपांडे सर, ये चापा से हैं सर। 15 दिन पहले मेरे पिताजी का ईसीजी नॉर्मल आया था, तो फिर उन्हें हार्ट अटैक क्यों आया? अब ईसीजी तो सर एक यूजुअली रहता है ईसीजी। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है हमारे सोसाइटी में। लोगों को लगता है कि एक सिंपल ईसीजी हम करवा लें तो उसके बाद और वो नॉर्मल है तो अपने को हार्ट की कोई बीमारी नहीं है, जबकि ये पूरी तरह करेक्ट नहीं है। ईसीजी एक बहुत ही बेसिक इन्वेस्टिगेशन है। ईसीजी में चेंजेस आपको तब तक नहीं आएंगे जब तक आपको हार्ट अटैक नहीं आ गया है। अगर कार्डिक मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज की बात करें, नसों के ब्लॉकेज की बात करें, तो ऐसा हो सकता है कि आपको हार्ट की बीमारी हो। हार्ट की बीमारी होना और हार्ट अटैक आना दोनों दो अलग चीज़ें हैं। बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिनको हार्ट की बीमारियां हैं, ब्लॉकेजेस हैं, लेकिन उनको अटैक नहीं आया है। तो अगर आपके हार्ट के नसों में ब्लॉकेजेस हैं लेकिन अटैक नहीं आया है तो आपके ईसीजी नॉर्मल आते रहेंगे। तो हो सकता है 15 दिन पहले जब आपने ईसीजी करवाया था उस समय भी आपके फादर के हार्ट के नसों में ब्लॉकेज रहा होगा, लेकिन चूंकि उनको अटैक नहीं आए थे इसलिए ईसीजी नॉर्मल आएगी। और उसमें जब भी ब्लॉकेजेस है उसमें पोटेंशियल है, वो कभी भी अटैक करा सकता है। ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं है जो हम ये करके बता सकें कि नहीं अब ब्लॉकेजेस है तो आप 1 महीने के लिए सेफ हैं या आप 6 महीने के लिए सेफ हैं। तो जब भी वंस यू कम टू नो कि अब ब्लॉकेजेस हैं तो आपको इमीडिएटली उसके लिए कुछ ना कुछ प्लान करना है, नहीं तो कभी भी वो अटैक करा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां सर आपसे मिल रही हैं और मुझे ऐसा उम्मीद है कि हमारे दर्शक गणों को इससे काफ़ी फायदा होगा। ईसीजी और इवन इको में भी अगर आप हम हार्ट के नसों की ब्लॉकेज के देखें तो तब तक उसमें कुछ खास चेंजेस नहीं आते जब तक एक हार्ट अटैक ना आ जाए, तब तक वो दोनों नॉर्मल आते रहेंगे और हमेशा आप मिसगाइड होते रहेंगे कि नहीं मेरा तो ईसीजी करवा लिया वो नॉर्मल था तो मैं बिल्कुल फिट हूँ। ऐसा नहीं है, तो चेंजेस आते हैं। हाँ बिल्कुल सर। ये मिस्टर भारत बुलानी है सर, ये हमारे यहाँ के मतलब सिंधी कम्युनिटी से ही हैं। उन्होंने पूछा है कि 2 महीने पहले मेरे बड़े भाई को हार्ट अटैक आया, डॉक्टरों ने बाईपास की सलाह दी, लेकिन हमारी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होने के कारण हमने सर्जरी नहीं कराई, लेकिन अब उनको कोई पेन नहीं है, वो अब बिल्कुल ठीक है। तो क्या अभी बाईपास कराना जरूरी है सर? अब वो हाँ बिल्कुल, ये एक्चुअली होता क्या है कि जब आपको हार्ट अटैक आता है उस समय आप उसके सीरियसनेस को समझते हैं, तो आपको लगता है कि अभी इमीडिएटली मेरे को कुछ डॉक्टर आप कर दो, अभी आप मुझे ऑपरेशन तुरंत ऑपरेट करके अभी ठीक कर लो। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हाँ कुछ फाइनेंशियल इशू या किसी इशू की वजह से आप उस समय नहीं करा पाते हैं और आप घर जाते हैं, लेकिन ग्रेजुअली हार्ट धीरे धीरे रिकवर करता है उस हार्ट अटैक से, तो आप थोड़ा बेहतर महसूस करने लगते हैं। लेकिन आपके ब्लॉकेजेस अभी भी वहाँ पे हैं, वो 2 तरह से आपको अफेक्ट कर सकते हैं। एक तो मैंने अभी पहले बताया, ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जो आपको बता सके कि आपको कब अटैक आ जाएगा। वो फिर से उसमें अटैक आने की पॉसिबिलिटी है, वो कभी भी फिर से अटैक ला सकता है और आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। दूसरी चीज जो हार्ट के नसों में ब्लॉकेजेस है, तो हार्ट के जो मसल्स हैं उसकी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होती है, वो धीरे धीरे ब्लॉकेजेस बढ़ते जाएंगे, आपके जो ब्लड मिलना चाहिए आपके हार्ट को वो कम होता जाएगा, ग्रेजुअली आपका हार्ट धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। इसको आप एक उदाहरण से समझिए, आप गमले में पौधा लगाते हैं और उसमें पानी डालते हैं, पानी आप न डालो या कम डालते जाओ, धीरे धीरे पौधा सूखने लगेगा, तो उसी तरह हार्ट आपका सूखना शुरू हो जाएगा। आपको तब तक सिम्टम नहीं आएंगे जब तक आपके हार्ट के फंक्शन कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे। अगर अटैक नहीं आया तो एक तो आपको अटैक आ सकते हैं, दूसरा अगर अटैक नहीं आ रहा है तो आपको तब तक कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे जब तक आपके हार्ट के फंक्शन कॉम्प्रोमाइज नहीं होते हैं। अब आपके हार्ट के फंक्शन कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, फिर आपको सांस में तकलीफ या बाकी चीज़ें शुरू हो जाती है और उस पर्टिकुलर मोमेंट आप सोचते हैं कि अब मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपकी सर्जरी में भी खतरे बढ़ जाते हैं, आपके खर्चे भी बढ़ जाते हैं और ये हम लोग के लिए भी बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। जब आप आपके हार्ट के एक नॉर्मल फंक्शन होते हैं उस समय आप ऑपरेट कराते हैं या कुछ भी, या और एक अपने आप को कॉम्प्लिकेट करके या आपके हार्ट फंक्शन कॉम्प्रोमाइज हो जाए फिर आप ऑपरेट कराते हैं, तो उसके डेफिनेटली उसके जो आउटकम जो होते हैं वो उतने अच्छे नहीं मिलते जितने अच्छे मिलने चाहिए और आपके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। सेम वैल्वुलर केसेस में भी, ये इसमें ही नहीं, वैल्वुलर केसेस बहुत बार लोगों को वाल्व की खराबी होती है, वाल्व में सिकुड़न होती है या वाल्व में लीकेज होता है,
उनको लगता है कि अभी चलो अभी मेडिसिन मिल गया, बहुत बार पेरिफेरी में डॉक्टर्स कुछ मेडिसिन भी लिख देते हैं, उनसे उनकी सिम्टम्स थोड़ी कम हो जाती है, तो उनको लगता है कि प्रॉब्लम अभी तो मुझे है नहीं, मैं देखूंगा बाद में। लेकिन होता क्या है कि हार्ट की सर्जरी का एक टाइम होता है, ऐसा नहीं कि आप जब चाहे तो ऑपरेट करा सकते हैं। ग्रेजुअली हार्ट आपकी फैलते जाएगी और हार्ट का फंक्शन इतना कम हो जाएगा कि अब उस पर ऑपरेशन कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, या खतरे काफ़ी बढ़ जाते हैं। आप ऐसे समझो हार्ट की नसों को, ब्लॉकेजेस को, कि आपके घर में एक सांप घुसा है, आपने उसको एक दिन देख लिया, ठीक है, अब आप क्या करोगे? आप ऐसा सोच के तो नहीं बैठे रहोगे कि अच्छा सांप हो सकता है आया हो, ठीक है, अभी तो किसी को काटा नहीं है, अभी देखते हैं 2-4-5 दिन अभी देखेंगे। हो सकता है 2-4-5 दिन वो किसी को काटे भी ना, हो सकता है कहीं किसी कमरे में छुपा रहा है, करेक्ट, लेकिन आप उसको निकालेंगे ना। वही चीज है कि एक बार जब आपको पता चल गया कि आपको हार्ट की बीमारी है, आपकी नसों में ब्लॉकेज एंजियोग्राफी का, तब आपको पता चल गया, तब आपको एग्जैक्टली उसी स्नेक की तरह आपको उस पर एक्ट करना है, उसको निकालना है, नहीं तो कभी भी वो आपको हार्म कर सकता है, आपको कॉम्प्लिकेट कर सकता है, आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। सर ओवरऑल मुझे ऐसा लगा अभी आपने जो मुझे बताया कि आई थिंक द स्टिच इन टाइम सेव्स लाइफ। करेक्ट, लाइक प्रिवेंशन रियली मैटर्स, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर नाउ ये आज का आखिरी सवाल है। जितेंद्र मिश्रा है सर, ये रायगढ़ से हैं, ये जानना चाहते हैं सर ओपन हार्ट सर्जरी में क्या करते हैं? हमने सुना है ओपन हार्ट सर्जरी में क्या करते हैं, इसका रिस्क रेट क्या है सर, इसका रिकवरी कैसा है, और मतलब थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल, दो चीज़ है। एक तो पहले मैं थोड़ा सा आपको बाईपास सर्जरी और ओपन हार्ट सर्जरी दोनों के बारे में, उनके डिफरेंसेस के बारे में बताता हूँ। बहुत लोग बाईपास सर्जरी और ओपन हार्ट सर्जरी को एक ही चीज़ समझते हैं। ओपन हार्ट सर्जरी नाम इटसेल्फ एक्सप्लेन्स कि हार्ट को ओपन करते हैं। तो हार्ट को ओपन यूजुअली हम उन सर्जरी में करते हैं, सपोज वाल्व की खराबी है, वाल्व को अपने को बदलना है, तो जो नेटिव वाल्व है, नेटिव डिजीज वाल्व है, उसको हम लोग कट करके निकालते हैं और दूसरा आर्टिफिशियल वाल्व वहाँ पर लगाते हैं। या हार्ट में छेद है या हार्ट के अंदर कोई ट्यूमर है तो उसमें हार्ट को हम लोग ओपन करते हैं। जहाँ भी हार्ट को ओपन करना होता है उसको हम लोग ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं। लेकिन बाईपास सर्जरी में अपने को हार्ट को यूजुअली ओपन नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जो नसें होती हैं वो हार्ट के सतह पे होती है, ठीक है। अगर ये हार्ट के सतहों पे नसें होती हैं और हम लोग हार्ट की जो नसें, सतह पे जो नसें होती हैं उसके ऊपर जाके ही ग्राफ्टिंग करते हैं, एक अलग से रास्ता बनाते हैं खून जाने का, तो उसमें अपने को हार्ट को ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये डिफरेंस है ओपन हार्ट सर्जरी और बाईपास सर्जरी में, ठीक है। अर्लियर इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग, लेकिन अब साइंस काफ़ी डेवलप हुआ है, नए नए टेक्नोलॉजी आए हैं, नए नए एक्सपर्टीज़ आए हैं, तो अब ये बहुत चैलेंजिंग नहीं रह गया। पहले था कि किसी को भी हार्ट की प्रॉब्लम है तो अब मैं वेल्लोर चला जाऊँ, मैं चंडीगढ़ चला जाऊँ, एम्स चला जाऊँ, लेकिन आज के डेट में देश में काफ़ी सेंटर हैं और अच्छी अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं। बहुत लोग मेरे से ये भी क्वेश्चन करते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, तो मेरा कहना वही होता है कि अब बहुत से ऐसे सेंटर हैं जो इक्वली गुड है। आपको कहाँ कंफर्ट है, यू सी योर कंफर्ट, कि अगर आपके आपके लोकेलिटीज़ में आसपास में अवेलेबल है, गुड सेंटर है, तो आप वहाँ करा सकते हैं। या सपोज आपका कोई लड़का कहीं पढ़ रहा है या कहीं जॉब कर रहा है उसको पर्टिकुलर सिटी में, आपके लिए वहाँ कंफर्ट है, आप वहाँ करा सकते हैं। तो ऐसा ये कह पाना कि दिस सेंटर इज़ द बेस्ट सेंटर, ये आज के डेट में बहुत सही नहीं है, क्योंकि आज के डेट में ऐसे बहुत से सेंटर हैं, दे आर इक्वली गुड। तो ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि ये है। दूसरी, जहाँ तक हम ओपन हार्ट या बाईपास सर्जरी की बात करें, तो जहाँ तक हम लोग जितने पेशेंट ऑपरेट करते हैं, ऑपरेशन के नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पेशेंट अपने बेड पे बैठे रहते हैं, चौथे दिन में पेशेंट डिस्चार्ज होता है, ऑपरेशन के 4th डे में पेशेंट डिस्चार्ज होते हैं, वो भी वॉक करके जाते हैं। तो अब इतने डरने की बात नहीं है बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी में, बशर्ते कि आप उसको बहुत कॉम्प्लिकेट ना करो, बहुत डिफर ना करो, बहुत डिले हम लोग के पास ना पहुंचो। अगर आप सब कुछ टाइमली आते हो, टाइमली इंटरवीन अगर होता है, तो आप 4 से 5 दिन में बाईपास सर्जरी या ओपन हार्ट सर्जरी के बाद डिस्चार्ज होकर आप घर चले जाएंगे, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर ये बाईपास सर्जरी और ओपन हार्ट सर्जरी जो डिफरेंस आपने बताया, this really means like I was also considering it like कि open heart surgery or bypass surgery, like opening the heart and going enter, yes, like for changing the walls and all. Yes, it's really good. So now like आज वर्ल्ड हार्ट डे है सर, तो मैं ये चाहूँगा सर कि आप कुछ कंक्लूजन में कुछ ऐसे टिप्स हमें बताएं आज, जो हैप्पी हार्ट सीक्रेट जो आज हमारा टॉपिक है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन आपने किया था अजय, बहुत जवाब बहुत क्योंकि ये सारे ही बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, और इनफैक्ट डे बाई डे प्रैक्टिस में बहुत से पेशेंट से हम लोग को इनकाउंटर होना पड़ता है सिमिलर क्वेश्चन से। ये सारे सिमिलर क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो आपको लोगों ने मैसेज करके पूछे या जो कुछ भी पूछे, ये हम लोग ओपीडी में लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। और आज एक वर्ल्ड हार्ट डे है और मैं एक हैप्पी हार्ट सीक्रेट्स पे बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर कर ली है, लेकिन मेरा यही कहना है कि वर्ल्ड हार्ट डे तो हम लोग एक दिन मनाते हैं, लेकिन आपको 365 दिन में
कुछ दिन तो निकालने ही होंगे अपने हार्ट के लिए। ये हार्ट दिन रात आपके लिए काम करता है और आपके सारे ऑर्गन्स को ही ब्लड देता है। अगर हार्ट पंप ना करे तो लीवर, किडनी, ब्रेन, किसी को भी ब्लड नहीं मिलेगा। तो आपके लिए ये वाइटल ऑर्गन है जो पूरे आपके बॉडी को हेल्दी रखने में आपका बहुत की रोल प्ले करता है। तो आपको भी कुछ टाइम इसके लिए निकालना है, डेली कुछ एक्सरसाइज करनी है, कुछ एक्टिविटी करना है। तो जो फाइनल जो कंक्लूसिव पॉइंट्स हैं मैं इस पे बता रहा हूँ अभी आपको। पहला चीज़ है, ब्लड प्रेशर का आपको है तो कंट्रोल रखना है, नहीं है तो भी अगर आप 35-40 के एज में हैं तो बीच बीच में कभी कभी आपको देखना है। शुगर को कंट्रोल रखना है। अच्छा, बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं जो डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं और मेडिसिन भी खा रहे हैं लेकिन कंट्रोल नहीं है। मैक्सिमम पेशेंट, अगर आप 10 में से आप देखो तो 7-8 पेशेंट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मैं मेडिसिन खा रहा हूँ, ब्लड प्रेशर की भी, शुगर की भी, लेकिन मेडिसिन खाने के बाद भी कंट्रोल नहीं है। उसके बाद मैंने कहा उसका क्या बेनिफिट है? तब आपको, चूंकि ब्लड प्रेशर या शुगर की जो दवाइयाँ हैं उसको टाइम टू टाइम टाइट्रेट करने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि जो आज हमने स्टार्ट कर दिया तो पूरे अब 10 साल तक यही मेडिसिन चलेगी, ऐसा नहीं है। फिर आपके ब्लड प्रेशर या शुगर कैसे रह रहे हैं उस मेडिसिन के बाद लेने के बाद आपको अकॉर्डिंगली उसको अपग्रेड या डाउनग्रेड करना पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अपने ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखें। अपने लाइफस्टाइल में जो भी है कुछ हेल्दी एक्टिविटीज़ करें, साइकिलिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, कुछ एक्टिविटी करें ऐसा। डाइट में ख्याल रखें, डाइट में जितने भी फाइबर्स वाली चीज़ें हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, सलाद हैं, फ्रूट्स हैं, उनको बढ़ाएं खाने में। जो भी फैटी डाइट है उसको अवॉइड करें, बाहर के जो जंक फूड है उसको अवॉइड करें। बच्चों को ये हेल्दी हैबिट्स बचपन से ही उनको आप इंस्टील करें उनके अंदर कि वो इन सब चीज़ों को अडॉप्ट करें। नहीं तो आजकल बचपन से ही लोग चिप्स, बर्गर, इनके पीछे, चाइनीज़ के पीछे लोग क्रेजी हैं। तो आपको इन सब चीज़ों को इंस्टील करना है। लाइफस्टाइल में स्ट्रेस बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, उसको आप कहीं ना कहीं से कम करने की कोशिश करें। उसके लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगता है आपके एंटरटेनमेंट के लिए, सिंगिंग हो, मूवी देखना हो, योगा करना हो, जो भी करना हो आप वो एक्टिविटी कुछ करें और अपने स्ट्रेस को कम रखें। और रूटीन चेकअप बहुत ज़रूरी है। 35-40 के एज के बाद आपको एक रूटीन चेकअप के लिए जाना ही जाना है और ये बहुत ईजिली अवेलेबल है। और अपने नियरेस्ट अच्छे हॉस्पिटल में जहाँ सारी फैसिलिटी अवेलेबल है वहाँ जाएं और रूटीन चेकअप ज़रूर से ज़रूर कराएं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई मैसेज ऑन दिस वर्ल्ड हार्ट डे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप करके अपने हार्ट को हैप्पी एंड हेल्दी रख सकते हैं। ठीक है? Thank you, sir. Thank you. Thanks for your valuable time. You have taken out some time from your busy schedule. There are many viewers, those who are watching this function live, sir. Sir, now, dear all, दिल की सुनो दुनिया वालों, आज वर्ल्ड हार्ट डे है। आज हमारे बीच में थे डॉक्टर अनुज, अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर। इस कोविड टाइम में भी समय समय पर आपके बीच में लाइव होते रहता है ताकि आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिल सकें। एक बार पुनः अपने तरफ से और अपोलो परिवार की तरफ से आप सभी को विश्व हृदय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते। थैंक यू।